हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और मुझे जहां तक लग रहा है आप सरप्राइज हो टॉपिक को लेकर कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे कोई भी टॉपिक नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हम नहीं पढ़ने वाले? नहीं भाई, पढ़ने वाले हैं। और ये आपके लिए खुशखबरी है कि आज के डेट से मैं आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से बिलोंगिंग है उसकी शुरुआत करने वाली हूं। और बहुत ही तरीके से वन बाय वन करके हम हर एक डेफिनेशन को, हर एक टर्म्स को, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चाहे हमारी क्लासेस लंबी जाएं या फिर उनको कई पार्ट में ही क्यों ना डिवाइड करना पड़ जाए, तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। तो जाहिर सी बात है ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरे के पूरे क्लास यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लिए जाने वाले हैं। तो फटाफट इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए क्लास की ओर, और साथ में हम सीखते हैं, जानते हैं ये बात की केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, जो हमें केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, या फिर कई बार क्या होता है हम इसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सारी कंफ्यूजन यहीं पे खत्म हो जाएगी एक क्लास के बाद। तो आइए फटाफट हम चलते हैं अपने क्लास की ओर और सीखते हैं केमिकल रिएक्शन। आज की क्लास जो है वो क्लास 10th के लिए है। वैसे ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो केमिस्ट्री के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी। तो आप अगर 9th के क्लास के भी हो तो आप इसे समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस आपको भी देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो फिलहाल तो ये क्लास 10th के लिए है। साइंस के अंतर्गत आने वाले केमिस्ट्री में पहला अध्याय है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शन की। लेकिन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट आपने 7th क्लास में केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन के अंतर्गत अगर आप बात करते हो तो आपने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के आधार पर देखा था। तो यहाँ पर ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अगर हम बात फिजिकल चेंज की करते हैं तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। इस चीज को समझ के चलिए। फिजिकल चेंज कहने का मतलब किसी भी पदार्थ की अवस्था, उसकी गंध, उसकी संरचना, उसकी बनावट में अगर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आता है जो काफी लंबे समय तक स्टे नहीं करता, या फिर हम उसे फिजिकल प्रोसेस के द्वारा चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे फिजिकल चेंज के अंतर्गत लेते हैं। वहीं पे बात अगर केमिकल चेंज की आ जाती है तो केमिकल चेंज के अंतर्गत पदार्थ जिस भी रूप में हो, चाहे वो तत्व के रूप में हो, चाहे वो यौगिक के रूप में हो, चाहे वो मिश्रण के रूप में हो, उसका अपना एक प्रॉपर कंपोजिशन होता है। अगर उस कंपोजिशन में एक बार बदलाव आ जाए तो वो अपनी गुणवत्ता यानी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरीके से चेंज कर देता है। फिर से हम उसमें किसी भी तरह का कोई पूर्वावस्था में लाना कैपेबल नहीं है। हम उसे पूर्वावस्था में यानी पहले की अवस्था में नहीं ला सकते। हम इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि अगर बात हम फिजिकल चेंजेस की करते हैं तो आपने देखा होगा कि वाटर जो होता है यानी जल, अगर द्रवीकृत अवस्था में है यानी लिक्विड फॉर्म में है तो वो वाटर होता है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो वाटर होता है। वहीं पे अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो आइस के रूप में होता है। और अगर वो गैसेस स्टेट में है तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है? वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। आप देख सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो हम वाटर से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आइस से वाटर में और वाटर से फिर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी वेपर टू वाटर और वाटर टू आइस में कंप्रेस्ड करके उसे अवस्था में रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन बात अगर केमिकल रिएक्शन की करते हैं, केमिकल चेंज की करते हैं, तो केमिकल चेंज में अगर हमने
किसी भी तरह के, जैसे दूध से दही का जमना, अगर हम कर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, कर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं दूध के द्वारा, तो एक बार अगर दूध से दही बन गया तो फिर हम उसे फिर से दूध के रूप में रूपांतरित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो कंपोजिशन चेंज हो गया, इसका संगठन पूरी तरीके से, रासायनिक संगठन बदल गया। तो यहाँ पर केमिकल चेंज को अपने दिमाग में रखकर चलना जरूरी है, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में, तत्वों के बीच में या यौगिकों के बीच में, कहने का तात्पर्य पदार्थ का चाहे कोई भी रूप क्यों ना हो, वो तत्व के रूप में हो, वो यौगिक के रूप में हो, या फिर वो मिश्रण के रूप में हो, अगर ये आपस में किसी भी तरीके से रासायनिक संबंध बनाते हैं, रासायनिक आबंध बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इनके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसकी गुणवत्ता अपने मूल तत्वों की गुणवत्ता से बिल्कुल भिन्न होती है। हम यहाँ पर इस पर चर्चा करके चलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक नॉर्मल सा रिएक्शन हम ले रहे हैं कि अगर हमने H2 लिया और प्लस O लिया, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम लिए और हाइड्रोजन के 2 एटम लिया और ऑक्सीजन का 1 एटम लिया, तो हमारा जो बनेगा वो H2O बनेगा। ठीक है, ये एक स्केलेटन इक्वेशन है, अभी मैं बैलेंस की बात नहीं कर रही हूं। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर H2O का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो यहां पर इनको संतुलित तो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम देख के चलते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक गैसेस स्टेट में पाए जाने वाला एलिमेंट है, वहीं पर ऑक्सीजन है तो वो भी जो है वो गैसेस स्टेट में पाए जाने वाले। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, एक नए सबस्टांस का निर्माण होता है, एक नए कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसकी गुणवत्ता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। तो ऐसी कुछ चर्चाएं यहाँ पर होंगी, लेकिन उसके पहले आप ये जानो कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस with new properties are formed is called chemical reaction. एक ऐसी पद्धति जिसमें पदार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, आपस में जुड़ने के उपरांत नए सबस्टांस का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनकी गुणवत्ता बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल पृथक होती है, बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं कि इक्वेशन को लिखने के लिए या समीकरण को दर्शाने के लिए, किसी भी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, तो यहां पर लिखा जाता है रिएक्टेंट। अब बात आती है रिएक्टेंट क्या होता है। जैसा भी मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं जो अभिक्रिया करते हैं। तो रिएक्टेंट को हिंदी में कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक यानी जिनके बीच में अभिक्रिया संपन्न होती है। और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, यानी कि LHS में रखा जाता है। वहीं पे बात RHS की आ जाए तो RHS में हम प्रोडक्ट को रखते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा हमारा क्या होता है भाई, उत्पाद होता है। यानी कि अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो सबस्टांस, न्यू सबस्टांस जो फॉर्म्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और ये हमेशा RHS में लिखा जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है। अब कुछ बारीकियों को समझ के चलना जरूरी है।
जैसे कि अगर हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो हमारे अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, या फिर उत्पादों की संख्या भी 2 या 2 से अधिक हो सकती है। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उनको किस तरीके से लिख रहे हैं। तो हम रिएक्टेंट को भी आपस में प्लस की साइन से शो करते हैं, दोनों के बीच में जोड़ का निशान देते हैं, धनात्मकता का निशान देते हैं। वहीं पे रिएक्शंस की दर को, दिशा को दर्शाने के लिए हम एरो का निशान देते हैं। अगर सिंगल साइड एरो लगाया जा रहा है तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अभिक्रिया अनुत्क्रमित है। हम अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के बाद उत्पाद से अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट जैसे ही गेन करते हैं, प्रोडक्ट से हम फिर से एक बार रिएक्टेंट गेन नहीं कर सकते। अगर डुअल साइड लगा हुआ है तो ये रेसिप्रोकल है, मतलब कि अगर आप रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल कहने का मतलब ये है कि उत्क्रमणीय है। एक बार अगर अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो गया तो आप उत्पाद से फिर से एक बार अभिकारक प्राप्त कर सकते हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक लिया जो आपकी किताब में ही दे रखा है Mg प्लस O2, तो हमारा क्या बना MgO। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देख के चलेंगे, यहाँ पे Mg एक है, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक दे रखा है, तो हमने अगर आगे लगा दिया और यहाँ पे भी 2 लगा दिया तो हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जो हिस्से हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए हैं, ये क्या होगा, आपका रिएक्टेंट होगा। ठीक है। अब वहीं पे बात अगर हम करते हैं, जो हमारा निर्मित हुआ वो हो गया आपका प्रोडक्ट, यानी कि ये उत्पाद हो गया। आपने देखा दोनों रिएक्टेंट के बीच में, अब हमारे 2 रिएक्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, और यहां पर उत्पाद दिखाने के लिए हमने क्या किया, एरो का मार्क लगाया। अब जो एरो लगा है वो वन साइडेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ये उत्क्रमित है, उत्क्रमित अनुत्क्रमित है, जिसमें कि अनुक्रमित कहने का मतलब नॉन रिवर्सेबल। एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करने के बाद आप फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को पृथक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, गेन नहीं कर सकते हो। और भी कई कंडीशन है। इस एरो के ऊपर हमें जो भी प्रोसीजर है, अगर एक्सोथर्मल है, एंडोथर्मल है, तो हमें ये शो करना पड़ता है। और साथ ही हम इनके स्टेट्स को भी, यानी इनकी भौतिक परिस्थितियों को भी लेते हैं। जो भी हम अभिकारक या अभिकर्मक ले रहे हैं या उत्पाद जो ले रहे हैं, उनके फिजिकल स्टेट को लिखना जरूरी हो जाता है। ये तो हम हिट एंड ट्रायल रूल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल हम केमिकल रिएक्शन को ही देख रहे हैं। तो इन चीजों को जानने के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि केमिकल रिएक्शन संपन्न हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। इसकी पहचान करने के पहले थोड़े से एग्जांपल जान लीजिए केमिकल रिएक्शन को, कि कौन कौन से तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या है। तो अगर बात हम करते हैं ब्रीदिंग करना, तो ब्रीदिंग करने की कंडीशन में हम ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में कैप्चर किया जाता है, वो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का विखंडन करता है और बदले में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो पूरी तरीके से श्वसन की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि किसी भी लिविंग बॉडी में संपन्न होती है। खाना खाने के बाद खाने को पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑलरेडी जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरह की कई अभिक्रियाएं आप अपने दिनचर्या में देखते हो, यानी कि दूध से दही के रूप में रूपांतरण होना, खाना पकाने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऐसी कौन कौन सी पहचान होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो हम यहाँ पर पहचान की चर्चा करेंगे। पहचान के तौर पर आप देख के चलोगे, सबसे पहला तो कंडीशन ये होता है कि चेंज द स्टेट। जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है जब वो उत्पाद के रूप में कन्वर्ट होता है। तो पहली चीज हो जाएगी चेंज द स्टेट। पहली कंडीशन अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी कंडीशन कि दूसरी पहचान क्या होती है, दूसरी पहचान होती है चेंज द टेम्परेचर, यानी तापमान में बदलाव हो जाता है। चेंज द टेम्परेचर।
तीसरी कंडीशन ऑर्डर चेंज, और कलर चेंज। ऑर्डर मीन्स गंध होता है, स्मेल, या तो गंध या फिर कलर, दोनों में से किसी भी एक में बदलाव हो सकता है। और सबसे लास्ट है चौथा, इवोल्यूट द गैस, यानी किसी न किसी तरह की गैस का निष्कासन होगा। अब कंडीशन क्या है कि जिस समय केमिकल रिएक्शन होता है, कोई आवश्यक नहीं है कि हमें किसी भी रिएक्शन में ये चारों परिस्थितियां देखने को मिले। अगर कोई एक परिस्थिति भी इनमें से हमें देखने को मिल जाती है तो ये पूरी तरीके से निश्चित हो जाता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन संपन्न हुआ है। एक बार इस बात को ध्यान से देखिए कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट में परिवर्तन आता है, टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, उसकी गंध तथा उसके रंग में परिवर्तन आता है, या फिर किसी न किसी तरह की गैस जो होती है वो इवोल्यूट होती है, निष्कासित होती है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कई बार ऐसा होता है जब हमें ये चारों ही परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर इनमें से कोई एक परिवर्तन या दो परिवर्तन भी हमें देखने को मिल रहा है, न्यूनतम यानी मिनिमम अगर हम एक परिवर्तन को भी देख रहे हैं, किसी भी एक परिवर्तन को, तो वो परिवर्तन इस चीज को दर्शाता है कि वहां पर उन पदार्थों के बीच में, चाहे पदार्थ किसी भी रूप में क्यों ना हो, उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ये क्लास बहुत ही लंबा हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और पूरी तरीके से इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आगे जो हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है और साथ में बैलेंसिंग करना किस प्रकार से सीखना है, ये सारी चीजें हम आगे की क्लासेस में यानी कि इसके पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। आज सिस्टमेटिकली हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आशा है कि आपको ये सारी जानकारियां सही सलामत आप तक पहुंच रही हैं, आप में कोई भी डाउट्स नहीं रह जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज को काफी बारीकी से बताया जा रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करके या क्वेश्चनिंग करके हमसे ये अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, अपनी चीजों को पूरी तरीके से स्पष्ट कर सकते हो। तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।